चलिए आगे पढ़ा जाए। बोलिए कहां तक हो गया था? 214 हो गया है। आगे बोलिए 14 के बाद 215। ठीक ठीक है, हालत शांत रखिए, ध्यान दिया जाए। देखा जाए, देखिए ध्यान दिया जाए। दिया हुआ है कि एक विक्रेता ने 2400 रुपया में 40 दर्जन फल खरीदे, उसमें से 30 फल सड़ गए, उन्हें फेंक दिया गया। शेष फलों को प्रति दर्जन किस दर पर बेचा जाए कि 25% का लाभ? ठीक है, पहले बताइए कि लाभ जब भी कमाएगा तो किस पर कमाएगा? क्रय मूल्य पर। कुल क्रय मूल्य है कितना? 2400। यदि टोटल हम सीपी की बात करें कि कुल क्रय मूल्य कितना लगा, तो दिया हुआ कितना? 2400। आगे बोला गया कि उसको लाभ जो होना चाहिए 25%, तो 25% यदि उसका प्रॉफिट होगा तो बताइए इस हिसाब से भी क्रय मूल्य कितना होना चाहिए? इसका 25% निकालेंगे तो 1/4, 600 ये नहीं आएगा, 600 ऐड कर देंगे तो कितना? 3000। ठीक है, अब देखा जाए यहाँ पर क्वांटिटी पे यहाँ पर ध्यान मत दीजिए। पहले देखिए कुछ 2400 रुपए में सामान खरीदा है 40 दर्जन, ठीक है, और उसके बाद कह रहा है कि बेच करके हमको हर हाल में 25% का लाभ चाहिए। तो 25% का लाभ चाहिए, इसका मतलब कि उसका विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए? 3000 होना चाहिए। अब देखना पड़ेगा कि पूछ रहा है यहाँ से, बताइए प्रति दर्जन किस दर पर बेचे। अब आपको ये निकालना पड़ेगा कि बेचने के लिए उसके पास कितना दर्जन फल बचा है। तो खरीदा है कितना दर्जन? 40 दर्जन खरीदा, जिसमें 30 फल सड़ गए। अब देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर दर्जन में लिखा हुआ है और यहाँ पर फल में लिखा हुआ। तो ऐसा किया जाए, और सवाल ही पूछा गया किससे? दर्जन से, तो ऐसा करते इसको भी दर्जन में चेंज कर दे। 30 फल का मतलब क्या दर्जन? 2 दर्जन का मतलब 24, बाकी 6 रहेगा मतलब 2.5 दर्जन। यानी टोटल वो आदमी जो है वो 40 दर्जन जो है 40 दर्जन फल खरीदा, लेकिन उसमें से 2.5 दर्जन जो फल है वो क्या हो गया? सड़ गया। तो शेष कितना बचा? 37.5 दर्जन उसके पास फल बचा है, और 37.5 दर्जन बेच करके हल हार में उसको मिलना चाहिए कितना रुपया? 3000। तो आपसे पूछ रहा है कि बताइए एक दर्जन का एसपी क्या होगा, विक्रय मूल्य क्या होगा? तो 3000 में से भागा लगा दिया जाए, यानी 3000 बटा कितना? भागा लगाइए, आंसर आ जाएगा। 37.5 को 75/2 बना दीजिए। अस्सी आ गया। हो गया? अच्छा नोट करिए भाई, नोट, हम इधर साफ कर रहे हैं। हो गया होगा? ये सब क्वेश्चन टाइप में भी खूब बताया गया होगा सर। आगे बोलिए 15 के बाद 16। देखिए ध्यान दिया जाए, 16 में बोला गया है कि एक डेयरी मालिक पनीर बेचता है और 12% का लाभ हासिल करने का दावा करता है। वह पनीर में 15% अशुद्धियों को ही मिलाता है। इसके द्वारा अर्जित वास्तविक लाभ परसेंटेज ज्ञात करिए। देखिए ध्यान दिया जाए, जब भी लाभ की मतलब बात किया जाए कि लाभ कितने तरह से कमाया जा सकता है, तो टोटल इसमें 3 तरीका आपको देखने को मिलेगा। एक तो होगा कि पैसा बढ़ा दीजिए, जैसे जितना क्रय मूल्य है उससे ज्यादा में बेच दीजिए। दूसरा होता है कि कुछ उसमें मिलावट कर दीजिए, और तीसरा होता है कि बटखारा कम तौलिए। बात समझ रहे ना? तो 2 को हो गया धोखाधड़ी वाला, कुछ मिलावट कर दीजिए नहीं तो कम तौलिए, और एक होता है कि आप उसको पैसा को बढ़ा दिया जाए। अब इसमें देखिए बोला गया है कि जो पनीर मालिक जो है बेचता है उसे 12% का लाभ हासिल करने का दावा करता है। मतलब ये जो 12% लाभ दिया हुआ कहीं ना कहीं रेट के हिसाब से बोला गया है कि रेट में वह 12% लाभ हासिल करने का दावा करता है। और एक और आगे बोला गया कि वह पनीर में 15% अशुद्धियों को ही मिलाता है। अब बताइए 15% अशुद्धि मिलाएगा तो यहां से भी जैसे बोला जाए कि एक दूध विक्रेता जो है वो दूध में 10% पानी मिलाता है, कितना परसेंट लाभ कमाएगा? 10 ही कमाएगा। अरे जो यहां पर अशुद्धि मिलाएगा वही ना उसका लाभ होगा। जैसे इसको एग्जांपल समझिए कि मान लिया जाए कि 100 लीटर दूध खरीदा, ठीक है, 100 लीटर दूध खरीदा 100 रुपया में, 100 लीटर दूध 100 रुपया में खरीदा। अब बोल रहा है कि 10% इसमें से पानी मिला देगा और क्रय मूल्य पर ही बेचेगा। मतलब जो आदमी को जब बेचेगा ये तो कहेगा कि आपको हम 100 रुपया में ही देंगे, ठीक है। और उसके बाद बोला कि 10% अशुद्धि इसमें, मतलब 10% अलग से मिला दिया है। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिए कि यदि 10% मिलाएगा तो टोटल मात्रा कितना हो जाएगा? 110। अब यहां से देखिए खरीदा था कितना लीटर? 100 लीटर। कै रुपया में? 100 रुपया में। अब उसके बाद कह सकते हैं कि उसका जो लागत मूल्य होना चाहिए 1 रुपये प्रति लीटर होना चाहिए था। और जब बेचेगा वो तो बेचेगा तो कितना लीटर?
110 लीटर। और बोल रहा है कि इसमें लागत मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है, मतलब रेट में कोई भी कम और या फिर ज्यादा नहीं किया गया है। तो कह सकते हैं कि 1 रुपये प्रति लीटर खरीदा होगा तो 1 रुपये प्रति लीटर बेचेगा तो टोटल कितना रुपये पैसा मिलेगा? 110। डायरेक्टली देखिए यहाँ से आपको लाभ हो रहा है कितना परसेंट? 10%। आप इसको सीधा ध्यान रखिए कि जो दूध में पानी मिलाएगा, यदि 10% पानी मिलाएगा तो 10% लाभ होगा, 20% पानी मिलाएगा तो 20% का लाभ होगा। यानी कहीं ना कहीं अब जो अशुद्धि है वही उसका लाभ है। तो आप कह सकते हैं कि एक लाभ यहाँ पर यहाँ दिया हुआ कि 12% लाभ कमाता है और एक दूसरा लाभ यहाँ दिया हुआ कि 15% लाभ कमाता है। दो सक्सेसिव लाभ दिया हुआ है। आगे बोला गया कि बताइए उसके द्वारा अर्जित वास्तविक लाभ क्या होगा। तो इन दोनों लाभों को कंबाइन कर दिया जाए तो आप कह सकते हैं कि 12 प्लस 15 प्लस 12 गुने 15/100। इसको देखिए डिवाइड करिए, आंसर आ जाएगा। हो गया, आगे आंसर आगे बोला जाए। 16 के बाद 21 देखा जाए 221। देखिए ध्यान दिया जाए, एक दूध वाला जो है दूध के लिए 48 रुपये प्रति लीटर का भुगतान करता है। भुगतान करता है का मतलब वो खरीदता है, ठीक है। और वह दूध में पानी मिलाता है और मिक्सर को 66 रुपये प्रति लीटर बेचता है, जिससे वह 60% का लाभ कमा रहा है। ग्राहक को मिलने वाले दूध में पानी का अनुपात कितना है? एलिगेशन लगा देते हैं, इस तरह का टैप नहीं पड़े होंगे। जैसे में एक है कि दूध है आपका, इसमें दूध में क्या मिला रहा है? पानी। दूध जो खरीदा है आदमी कैसे रुपये प्रति लीटर? 48 रुपये प्रति लीटर दूध खरीदा है। और पानी कैसे खरीदा होगा? 0 रुपये प्रति लीटर। अब दोनों को मिला दिया गया है और मिक्सर को बोला गया है कि 66 रुपये प्रति लीटर बेचता है। इन दोनों को मिला करके यदि बेच रहा है तो उसका मिश्रण का जो विक्रय मूल्य, अब थोड़ा सा ध्यान दिया जाए, इसको बीच में रखेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या है? क्रय मूल्य, दूध का क्रय मूल्य है। ये वाला क्या है? क्रय मूल्य है। इसको भी क्रय मूल्य होना चाहिए। 66 रुपये में बेचने से क्या हो रहा है? 60% का लाभ हो रहा है। तो क्या इसका तुलना 160 से किया जा सकता है? 100 से गुना करें, क्रय मूल्य आएगा। यहाँ से इसका अंतर्गत निकालेंगे, इसका अंतर्गत निकालेंगे, तो जो मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात होगा वो यहाँ से निकल कर आ जाएगा। क्लियर है? वही आपसे पूछा गया कि मिश्रण में दूध में पानी का अनुपात कितना है। हो गया, आगे आंसर। निकालिए, अनुपात आया जी। अरे आंसर आया, कितना आया? 9:55 55 नहीं ना होना चाहिए, 55 नहीं ना आया होगा। अरे 0 इधर है, 0 में से इस मान को हटाएंगे और इधर का अंतर करेंगे तो ज्यादा अंतर इधर ना आना चाहिए। ठीक से काटे, कितना आ रहा है इधर? ये देखिए 20 से काटेंगे, 20 × 5 = 100, 20 × 8 = 160। ये कटेगा 4 × 2 = 8, 33 × 66। इधर का अंतर कितना? 165 165/4। और इधर का अंतर करेंगे 48 × कितना? 192। और सॉरी 48 × 192, 192 में से 165 घटाइए, 27/4। अब ऐसा अनुपात लगाएंगे तो कितना आएगा? 4 से 4 कैंसिल और कटेगा। हाँ ये 55 दिया, ये 55 से 3 बार में, 9 से 3 बार में 55:9 होना चाहिए आंसर। मतलब ऑप्शन देख के 9:55 बोल दिए। इसको सुधार के कर लीजिए, 55:9। हो गया, मिटा दें। अच्छा एक इसमें और कॉन्सेप्ट हम बताना चाहते हैं। रकम मात्रा समझते हैं? रकम मात्रा रेट। जैसे मान लिया जाए कि यदि 5 रुपए प्रति पेन है, ठीक है, और यदि 20 को पेन खरीदते हैं तो टोटल लगेगा क्या रुपया? 100 रुपया, ठीक है। इसमें देखिएगा कि इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको, ये आपका रकम है, ठीक है। ये वाला क्या है? मात्रा है। और इसको क्या बोल सकते हैं? ये आपका रेट है, दर इसको बोल सकते हैं, ठीक है। यानी रेट में यदि क्वांटिटी से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा? टोटल रकम आ जाएगा।
कितना रुपया खर्च हुआ, ठीक है। तो यदि इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हैं कि रेट गुणे मात्रा बराबर क्या, रकम। यदि हम रकम में मात्रा से भागा लगा दे तो क्या आ जाएगा, रेट आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर इसको ऐसा बनाना चाहेंगे अगर जो, तो बोला गया है कि दूध वाला जो है वो 48 रुपए प्रति लीटर भुगतान करता, रेट दिया हुआ सर, ठीक है। यहाँ पर आप सीपी और एसपी, यदि हम रेट की बात करेंगे तो दुकानदार खरीदता है कैसे 48 रुपए प्रति लीटर और बेचता है कैसे 66 रुपए प्रति लीटर। इन दोनों का रेशियो लगा लीजिए कितना आएगा, 24 सॉरी 6 से 11 बाद में कटेगा, 8 अनुपात कितना 11, ये रेट का अनुपात हो गया। अच्छा एक लास्ट में दिया हुआ है कि जिससे वह 60% कमा रहा है, 60% कमाने का मतलब ये हुआ होगा कि टोटल उसका इन्वेस्टमेंट यदि 100 रुपया रहा होगा तो सब कुछ बेच करके उसको लास्ट में कितना मिला होगा 160, कर सकते हैं ना। तो यहीं पर आप ऐसा करिए कि एक रकम का अनुपात लगाइए। यदि आप रकम का अनुपात लगाएंगे तो इसका मतलब 100 रुपया का इन्वेस्ट करेगा तो टोटल बेचने के बाद कितना पैसा मिलेगा 160, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है कि बताइए दूध में पानी कितना मिलाता है, ठीक है। दूध और पानी का अनुपात चाहिए, यानी कहीं ना कहीं क्वांटिटी का अनुपात चाहिए। यदि क्वांटिटी आ जाएगा तो आप दूध पानी अलग अलग निकाल सकते हैं। जैसे मैं यहाँ से हम बोले कि यदि मात्रा का अनुपात चाहिए कि खरीदा था कितना लीटर और बेच रहा है कितना लीटर, तो क्या करना पड़ेगा, रकम में रेट से भागा लगा सकते हैं। यदि इसमें कुछ रेशियो कटता है तो काट दीजिए पहले, 5:8। अब यहाँ से लिखना पड़ेगा 5/8 और यहाँ से 8/11, 11 इधर चलाएगा, 11 पचे 55 और 88 64। अब सोचिए ये मात्रा का अनुपात आ गया, खरीद रहा है कितना लीटर अब बेच रहा है कितना लीटर, ये 64 बढ़ का गया, 9 जो बढ़ा है वो क्या बढ़ा है, पानी तो बढ़ा है। खरीद रहा है दूध, अब बेच भी रहा है दूध, लेकिन खरीद रहा है 55, यहाँ से हो जा रहा है कितना 64। इसका मतलब है कि जो फासला आ रहा है किसका आ रहा है, ये 9 लीटर पानी मिला रहा है। आपसे पूछा गया है कि दूध में पानी का अनुपात क्या होगा, मतलब दूध तो खरीदा था 55 और इसमें मिला रहा है कितना पानी 9, यानी 55:9 आंसर होना चाहिए। क्लियर है। लेकिन इस चीज को ध्यान रखिएगा, रकम रेट और मात्रा। ये मात्रा नहीं है, मात्रा है, ठीक है, मात्रा। हो गया, आगे बढ़े, चलिए आगे बोला जाए। 21 के बाद 24, 23 भी है, देखा जाए। देखिए ध्यान दिया जाए, दिया हुआ है कि एक बेईमान दुकानदार अपना माल अपने सीपी पर बेचने का वादा करता, सीपी पर बेचने का वादा करता, इसका मतलब यह हुआ कि जो उसका रेट होगा, जो खरीदने का दर होगा वही उसका बेचने का दर होगा, मतलब रेट में कोई चेंजिंग नहीं है। और उसके बाद बोला गया कि लेकिन वह 1 किलोग्राम के बजाय 840 ग्राम वजन का उपयोग करता है, ठीक है। तो शुद्ध लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। अब देखिए ध्यान दिया जाए, ये कहीं ना कहीं मात्रा से आपका दिया हुआ है, बटखारा से दिया हुआ है कि वाट जो है 1 किलोग्राम के बजाय कितना प्रयोग करता है 840। आप सिंपल इसमें कॉन्सेप्ट लगाइए कि लाभ आपसे पूछा गया कि लाभ परसेंटेज क्या होगा, यानी हम यहां से कह सकते हैं कि शुद्ध मात्रा जो होगा 1000 ग्राम, 1000 ग्राम और दे रहा है कितना 840। अब डायरेक्ट यदि आंसर निकालना चाहते हैं कोई बिना कॉन्सेप्ट के नहीं, तो लाभ जब भी होता है तो छोटा वाला वैल्यू से यदि बड़ा वाला वैल्यू जाएगा तभी लाभ होगा। यानी इसका मतलब इसको उलट दीजिए कि 840 में खरीद रहा होगा और बेच रहा होगा कितना में 1000 में, तभी ना उसको लाभ मिलेगा। यानी सिंपल देखिए यहाँ पर अंतर कितने का है 160 का। यदि आपसे पूछ रहा है कि लाभ परसेंटेज क्या होगा, तो लाभ परसेंटेज के लिए लाभ गुना 100 बटा जब भी नीचे आएगा लाभ में तो नीचे छोटा वाला वैल्यू आएगा कितना 840 करिए, यहां से आंसर आ जाएगा। क्लियर है, कॉन्सेप्ट इसका चाहिए कि आगे बढ़े। देखिए यदि थोड़ा सा इसमें कॉन्सेप्ट लगाना चाहिएगा, थोड़ा सा अलग तरीका से आना पड़ेगा। जैसे मानकर चलिए 1 किलोग्राम बजाय के 840 ग्राम का उपयोग करता है बेचते समय, ठीक है। मान लिया जाए कि 1 ग्राम वस्तु का दाम 1 रुपया है और पहले मार्केट से आप खरीदे
1000 ग्राम वस्तु खरीदे, पैसा लगा आपको 1000 रुपया, ठीक है। 1000 ग्राम खरीदे कितना में 1000। और जब बेचने गए तो बोला गया कि रेट में कोई चेंजिंग नहीं किया गया, ठीक है। इसमें बोला गया है कि रेट जो है उसमें ना बढ़ाया गया ना ही घटाया गया। लेकिन आगे जब बेचेगा तो बेचते समय बोलेगा क्या कि हम 1 किलो यानी 1000 ग्राम 1000 रुपये में खरीदे हैं। ऐसा करिए कि आप भी हमको 1000 रुपये दे दीजिए, आप पूरा 1 किलो सामान ले लीजिए। इसका मतलब ये हो गया कि जी आपका सेल कॉस्ट प्राइस हो गया। जब बेचेगा सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस के लिए जब धोखा कैसे देगा, जो देखिए बोले कि 1 किलो खरीदे 1000 रुपया में, आप भी 1000 रुपया दीजिए हमको, आपको भी हम 1 किलो दे रहे हैं। बताइए ऐसा बोलेगा, ठीक है। बोल करके पैसा कितना लेगा 1000, लेकिन देगा कितना। यहीं पर आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ मात्रा जो है केवल कितना देगा 840 ग्राम। यानी आप कह सकते हैं कि 1000 ग्राम 1000 रुपये में खरीद करके मात्र 840 ग्राम 1000 रुपये में बेच दे रहा है। बताइए लाभ या हानि क्या होगा। तो इस कंडीशन में बोला जाता है कि मात्रा जो दिया उसको पहले समान करिए, लाभ हानि कहां से मिलेगा, आपको यहाँ से रुपया से मिल जाएगा। तो पहले कुछ काटता है तो काट दीजिए, कटेगा। ये देखिए 1 ग्राम 1 रुपया, यहाँ से देखिए इसको काटेंगे और कटेगा 21 चौके 84 या 25 चौके 100। अब देखिए यहाँ से 1 ग्राम खरीदता है 1 रुपया में, 21 ग्राम बेचता है 25 रुपया में। जितना खरीदा है उतना ही बेचना चाहिए। तो मात्रा को सेम करेंगे तो यहाँ 21 है तो यहाँ भी 21 किया जाए। 21 करने के लिए गुना कितना से 21 से, तो यहाँ भी 21 हो जाएगा, यहाँ भी कितना 21। अब आइए यहाँ से लाभ हानि इधर से होगा कि 21 रुपया में खरीद रहा है, बेच रहे हैं कितना में 25 रुपया में, लाभ कितने का 4 का। अब यहाँ से लाभ परसेंटेज चाहिए तो 4/21 गुना कितना 100, यहाँ से आंसर आ जाएगा। क्लियर है क्या। ये दोनों को सेम करने के लिए यहाँ 21 है ना, यहाँ भी 21 लाने के लिए, अच्छा यहाँ पर गुना करो, यहाँ पर 21 से गुना किया गया तो यहाँ भी 21 हो जाएगा ना। बोलो समझ में आ गया। आगे बढ़े था आप। ठीक है, नोट करिए जल्दी से। ठीक है, आगे बोला जाए। 227 टाइप है। 226 26 टाइप नहीं ना है। ठीक है, देखा जाए, ध्यान दीजिएगा। ये सब जो है बेईमानी वाला है। बोला गया कि एक व्यापारी दोषपूर्ण भार का उपयोग करके अपने आपूर्तिकर्ता, ठीक है, और उसके ग्राहक, आपूर्तिकर्ता का मतलब हो गया सप्लायर, ठीक है, जहां से वो वस्तु को प्राप्त कर रहा है, जो उसको सप्लाई कर रहा है वही हो गया आपूर्तिकर्ता, ग्राहक हो गया कंज्यूमर, ठीक है। तो बोला गया कि दोषपूर्ण भार का प्रयोग करके सप्लायर और कंज्यूमर दोनों को धोखा देता है। और जब वह आपूर्तिकर्ता से खरीदता है तो वह सांकेतिक भार से 20% अधिक लेता है, और जब वह अपने ग्राहक को बेचता है तो सांकेतिक वजन से 20% कम देता है। जाहिर सी बात है कि दोनों कंडीशन में उसको लाभ चाहिए। तो जब खरीदे जाएगा तो जाहिर सी बात है ज्यादा खरीद लेगा, अब बेचेगा तो क्या करेगा, कम बेचेगा। वही बोला गया कि खरीदते समय सांकेतिक भार से 20% अधिक तौल लेता है और बेचते समय 20% कम तौलता है। तो आगे बोल रहा है कि यदि वह लागत मूल्य पर ही अपने सामान को बेचता है, मतलब रेट में कोई छेड़छाड़ नहीं किया गया है, जो भी छेड़छाड़ हो रहा है इधर वाट से हो रहा है। आगे बोल रहा है कि उसको शुद्ध लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए। देखिए बनाने का कई तरीका है, ठीक है। एक तरीका पर रकम बटा मात्रा से इसको बना सकते हैं। जैसे हम मानकर चलते हैं यहाँ पर कि सीपी और एसपी की बात किया गया, ठीक है। यदि हम यहाँ पर रकम की बात करेंगे तो रकम के बारे में बोला कि पहले भी 100 तो बाद में भी कितना 100, यानी 1 अनुपात कितना, दोनों कंडीशन, रकम तो समान है। अच्छा यहाँ पर मात्रा की बात किया जाए तो मात्रा के बारे में बोला गया है कि जब खरीदेगा तो देखिए यहाँ से कि 20% अधिक लेता है, ठीक है। 20% अधिक लेने का मतलब ये हो गया कि यदि शुद्ध वाट यदि 100 ग्राम का होगा तो खरीदते समय कितना खरीद लेगा, 120 खरीद लेगा। और जब बेचेगा तो एक मतलब शुद्ध होना चाहिए 100, लेकिन उसमें भी 20% कटौती कर लेगा तो बेचेगा कितना 80। अब इसका मतलब ये हो गया कि 100 रुपया में खरीदा 100 रुपया बेचने का दावा करेगा, मतलब रकम में कोई छेड़छाड़ नहीं है। लेकिन जब मात्रा की बात करेंगे तो शुद्ध बाट का मान लेते हैं कि शुद्ध बाट है 100 ग्राम, तो कहेगा कि खरीदते समय 20% ज्यादा खरीद रहा, मतलब कितना 120, अब बेचते समय कितना बेचेगा 80, ठीक है। अब यहाँ से देखिएगा कि रकम का भी अनुपात आ गया है, यहाँ से मात्रा का भी अनुपात आ गया है। लाभ है हानि पता करने के लिए ऐसा करिए, रेट की मान निकाल लीजिए कि उसको खरीदने का दर क्या है और बेचने का दर क्या है, वहां से लाभ परसेंट निकल सकता है। तो जब रेट का दर निकालना चाहेंगे, रेट निकालना चाहेंगे तो रकम में मात्रा से भागा लगाया जाए, रकम बटा मात्रा करेंगे तो यहाँ से क्या होगा, ये देखिए इसको 20 छक्का 120 और 20 चौके और कटेगा 40 दिया 40 गुना के 80, ठीक है। यानी यहाँ पर 1/3 होगा और यहाँ पे कितना 1/2, 2 इधर 3 इधर, मतलब 2 अनुपात 3। लाभ हो रहा है कितने का 1 का, 1/2 गुने 100 का मतलब कितना हो जाएगा 50% आंसर हो जाएगा।
कितना बोले कि इतना कम? जोर पकड़ कर देखते हैं। हो गया? 39 हो गया। ठीक है सर, नोट करिए। हाँ कहाँ? यही कहाँ विनोद है जी? कने है? देख रहा है विनोद। 39 हो गया। चलिए मिटा दो इसको। हाँ हो गया। देखिए ध्यान दिया जाए, थोड़ा सा और इसमें कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करिए। सब बेईमानी वाला जो सवाल है हमेशा कंफ्यूजन होगा। जैसे ही 10 दिन 15 दिन होगा ना तो समझ में नहीं आएगा। एक तरीका से इसको और देखते हैं सर, ध्यान दीजिए। हाँ अच्छा, लागत मूल समान नहीं रहता, आपका कहने का मतलब ये है ना। देखिए यहाँ पर हम चेंज करते हैं, यदि वह लागत मूल पर भी 20% अगर जो अधिक पर बेचता है, ऐसा रहता ही ना रहता। तो हम लोग यहाँ से रकम की जब अनुपात निकालते हैं रकम, तो इसका मतलब खरीदेगा 100 रुपया में तो एसपी कितना होना चाहिए? 120। बाकी मात्रा में क्या बोला गया है कि खरीदते समय 20% ज्यादा खरीद लेगा, मतलब 120 किलो खरीद लेगा। अब बेचते समय 20% कम बेचेगा, मतलब कितना? 80। यहाँ भी रकम बटा मात्रा निकालेगा तो यहाँ से भी लाभ परसेंट निकल सकता है। हाँ बिल्कुल, दोनों जगह लाभ ही कर रहा है। लेकिन डायरेक्ट इसको ये नहीं कर सकते हैं कि 20% यदि अधिक ले लेता है, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि 20% लाभ मिल रहा है, या 20% कम तोल रहा है तो डायरेक्ट नहीं बोल सकते कि 20% लाभ हो रहा है। ठीक है, इसको निकालना पड़ेगा अलग से। देखिए दूसरा ऐसा कॉन्सेप्ट बताते हैं। देखिए ध्यान दिया जाए, धोखा देता है खरीदते समय भी और बेचते समय भी। मानकर चलिए, माइंड में सेट कर लीजिए कि 1 ग्राम वस्तु का दाम 1 रुपया है। ठीक है, खरीदने गए हैं अगर जो मान लेते हैं, तो यदि आप 100 ग्राम खरीदिएगा वस्तु तो क्या रुपया लगेगा? 100 रुपया लगेगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि जब खरीदे गया है तो 100 ग्राम वस्तु का 100 रुपया रेट है, लेकिन पैसा देगा कितना? 100 रुपया। और खरीदते समय जो है उसको धोखा दे करके 20% ज्यादा खरीद लेगा। इसका मतलब पैसा 100 रुपया देगा और खरीद कितना लेगा? यानी 120 ग्राम खरीदेगा मात्र 100 रुपया में। अब जाएगा ग्राहक के पास बेचने के लिए, बोलेगा कि देखिए हम 100 ग्राम ही खरीदे हैं, कितना में? 100 रुपया में। आपको हम 100 रुपया में बेचने वाले हैं। ठीक है, वही 100 ग्राम बेचने वाले हैं, तो कहेगा 100 ग्राम, लेकिन देगा कितना? 80 ग्राम ही देगा। यानी यहाँ से बन गया आपका 120 ग्राम खरीद रहा है 100 रुपया में, मात्र 80 ग्राम बेच रहा है कितना रुपया में? 100 रुपया में। रुपया है। अब यहाँ पर क्या किया जाए? मात्रा को समान किया जाए। समान करने से पहले कुछ कटता तो काट दिया जाए, कटेगा 20 छक्का 120 और 20 बचे 100। यहाँ पे 20 चौके 80, 20 बचे 100। ठीक है, दोनों कंडीशन में मात्रा क्या होना चाहिए? समान। मात्रा को बराबर करने के लिए यहाँ 6 है, यहाँ 4 है, दोनों को 12 किया जाए तो ऊपर में गुना कितना से? 2 से, और नीचे में 3 से। उधर भी हो जाएगा 12, नीचे भी हो जाएगा 12। जरा रेट देखिए, यहाँ पर 5 दूनी 10 रुपया, यहाँ पे 5 दिया 15। लाभ कितने का? 5 का। क्या लाभ परसेंट यहाँ से 50% आ जाएगा? क्लियर है जी? बिठा दे, बिठा दे ना। ठीक, आगे बोला जाए। 228 भी है। आइए देखिए, ध्यान दिया जाए, 228। जितना भी बेईमानी वाला सवाल है ना, सब सवाल को रकम बटा मात्रा से बना सकते हैं। बस आपको ध्यान देना पड़ेगा कि रकम में यदि मात्रा से भाग लगाएंगे तो रेट आएगा, और यदि रकम में रेट से भाग लगाएगा तो मात्रा आएगा। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखना पड़ेगा। आइए यहाँ भी देखा जाए, एक दुकानदार अपने माल को सीपी से 20% ऊपर रखता है, ये रेट दिया हुआ सर। ठीक है, यानी 24% ऊपर रखता, मतलब 100 रुपया में खरीदेगा तो बेचेगा कितना में? 124 में। और ग्राहक को 15% का छूट देता है। अच्छा, 124 में बेचेगा नहीं, 124 उसका एमआरपी होगा, और उस एमआरपी पर 15% का क्या देने वाला है? डिस्काउंट देने वाला है। बेचते समय वह प्रत्येक 1 किलो सामान में 101 ग्राम कम देता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या है? यहाँ भी रकम बटा मात्रा बताए, रकम बटा मात्रा। आइए देखिए सर, ध्यान दिया जाए, पहले यहाँ से एक सीपी निकालेंगे। ठीक है, एक क्या चाहिए हमको? एसपी। अब थोड़ा सा ध्यान दिया जाए, इसमें बोला गया है कि रकम की हम बात करते हैं, तो मान लिया जाए कि 100 रुपया में खरीदा होगा। ठीक है, 100 रुपया में खरीदा होगा तो एमआरपी कितना होगा? 124, और फिर उसके बाद 15% का डिस्काउंट देगा। तो ऐसा करते हैं, एमआरपी आप लिख देते हैं 124 जो कि 100 से, और जब 15% डिस्काउंट देगा तो बेचेगा कितना में? 85। डायरेक्ट विक्रय मूल्य आ गया। पहले 100 उसका सीपी हो गया, 124 उसका एमआरपी हो गया, उस पर 15% डिस्काउंट देगा तो कितना में बेचेगा? तो एमआरपी का तुलना एमआरपी से यानी 100 से 15% डिस्काउंट देगा तो विक्रय मूल्य होना चाहिए 85। तब यहां से हो गया क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। कटता है तो कुछ काट दीजिए, और 105.4 का रेशियो निकालिए ना दोनों में। 17 बचे, 20 बचे, और कटेगा 5 चौके 20, 31 चौके 124। देखिए यहां से 500 अनुपात कितना? 31 गुना 17, रहने दीजिए। ठीक है, कितना गया? 500।
527 सही है ना? ठीक है, ये रकम का अनुपात आ गया। अब जाइए जरा मात्रा की हम बात करते हैं सर। मात्रा में बोला गया है कि वह 1 किलो सामान में 101 ग्राम कम देता है। ठीक है, यानी खरीदेगा वो 1 किलो, लेकिन जब बेचेगा तो ग्राहक को 101 ग्राम कम देगा। यानी 1000 ग्राम देना चाहिए था, उसके स्थान पर मात्र 101 कम देगा। तो कितना देगा? 899। यानी हम मात्रा की बात करेंगे तो मात्रा जो होना चाहिए, खरीदेगा कितना ग्राम? 1000 ग्राम, और बेचेगा कितना? 899। पूछ रहा है कि बताइए उसका लाभ क्या होगा। तो लाभ के लिए आप ऐसा करिए कि पर किलो के हिसाब से रेट निकाल लिया जाए, तो उसको प्रति किलो खरीदने में कितना बन रहा है और उसको बेचने पर कितना मिल रहा है। ठीक है, तो यदि पर किलो के रेट की बात किया जाए तो रेट का अनुपात लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा? रकम बटा मात्रा। यानी यहाँ पर 500 बटा 1000 और यहाँ पे कितना? 527 बटा 899। भागा लगा दे यहाँ पे। जैसे भागा लगाएंगे तो ये देखिए यहाँ से कट जाएगा 2 बार में, ये 2 बार में कटेगा, 2 से इधर गुना भी हो जाएगा। इधर कितना? 899 अनुपात 1054। समझ में आ जाएगा ना यहाँ पे? ये देखिए कटा है सर 2 बार में, और जब भागा लगाए तो इधर गुना हो गया, ये 899 इधर आ गया। अब बताइए ये हो गया सीपी, ये हो गया एसपी। क्या लाभ परसेंट निकल सकता है? कितना ज्यादा है? यानी लाभ 155 बटा कितना? 899 गुना कितना? 100। 899 और कुछ देर के लिए 900 मान करके इसको बना लीजिए, आंसर आ जाएगा। राउंड फिगर में 155 बटा 9 ये आंसर आ जाएगा। दे आगे बढ़ा जाए, किन्हीं को दिक्कत तो बोलिएगा। तब मिट गया, आगे बोला जाए। 229 आइए देखा जाए 229। ध्यान दीजिएगा सर, समझने पर ध्यान दीजिए, लिखने पर कम ध्यान दीजिए। दिया हुआ एक दुकानदार अपने माल को सीपी से 35% ऊपर रखता है और ग्राहक को 23% छूट देता है। सेम वही क्वेश्चन है। खरीदने के समय वह 1 किलो का बजाय 1120 ग्राम का प्रयोग करता है और सामान बेचने के समय 1 किलो के बदले 880 ग्राम वजन का प्रयोग करता है। तो लाभ प्रतिशत क्या है? आपको सबसे आसान तरीका बता रहे हैं, रकम बटा मात्रा। यदि यहाँ भी रकम बटा मात्रा लगाया जाए तो ये सीपी है और ये क्या है? एसपी है। आइए पहले रकम की हम बात करते हैं। खरीदेगा कितना रुपया में? 100 रुपया में। 35% ऊपर रखता है, एमआरपी आ गया कितना? 135। एमआरपी का तुलना 100 से, बताइए 23% छूट देगा तो विक्रय मूल्य कितना? 77 से गुना कर दे। ये देखिए क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य आ गया, इसका जरा अनुपात लगा लिया जाए। 20 × 100 और 27 × 135 और कटेगा, इधर हो जाएगा कितना? 2000 अनुपात 27 गुना 77। ठीक है, ये किसका अनुपात आ गया? रकम का। ठीक है, अब बात किया जाए कि मात्रा का, कितना खरीद रहा है और कितना बेच रहा है। ठीक है, तो मात्रा के बारे में बोला गया है कि 1 किलो के बजाय 1120 ग्राम का खरीदेगा, तो खरीदते समय उसका मात्रा कितना है? 1120। और जब बेचेगा तो 1 किलो के बजाय 880 ग्राम मतलब देगा। तो यहाँ पर बेचने वाला जो इसका वाट होगा वो कितना? 880। यानी खरीदेगा 1120 ग्राम और बेचेगा 880 ग्राम। लास्ट में पूछ रहा होगा कि उसका कितना परसेंट का लाभ होगा। तो लाभ निकालने के लिए क्या निकाला जाए? रेट, कि उसको पर ग्राम यानी पर ग्राम कितना रुपया में खरीद रहा है और पर ग्राम कितना रुपया में बेच रहा है, वहां से आपको लाभ परसेंट निकल जाएगा। तो बताइए रेट निकालने के लिए रकम बटा मात्रा, यानी यहाँ भागा लगाना पड़ेगा 2000 बटा 1120 और यहाँ भागा लगाना पड़ेगा 27 × 77 बटा 880। कटेगा? कटता तो काट दीजिए। 0 से 0 28 × 112, 28 × 112 और काटिए। 8 से कट जाएगा सर। 14 × 112 25 × 200। ठीक है, यहाँ पे काटेंगे तो 11 × 7 77, 11 × 80 और कटेगा। जरा गुना करिए इधर, 80 × 25, 25 × 200, 2000। ठीक है, और इधर गुना करिए 14 × 7 98 × 27। 98 × 27 को पहले 100 × 27 कर लीजिए, तो 2700 और 27 में से 54 घटा दिया जाए तो 2644।
2646, 2646। क्या लाभ यहां से निकल जाएगा? 646 लाभ गुना 100 बटा क्रैमूल कर लीजिए। कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए। किन्हीं को दिखा तो बोलिएगा। आंसर तो साफ दिख रहा है। 646 बटा 2000 करेंगे तो 323, 32.3। हो गया, मिटा दे पीछे। चलिए आगे बढ़ा जाए। क्लियर है ना कि दूसरा तरीका भी चाहिए? चलिए ठीक, आगे सबसे बेस्ट तरीका यही है। आगे बढ़ा। क्वेश्चन नंबर 35, 33, 33। देखिए ध्यान दिया जाए। क्या बोल रहा है? 34, 34 कौन बोल रहा है? देखिए 33 देखिए, एक व्यापारी प्रतिशत लाभ को लागत मूल्य पर गणना किया तथा दूसरा व्यापारी ने विक्रय मूल्य पर गणना किया। अच्छा ये बताइए, प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि की गणना किस पर होता है? क्रय मूल्य पर होता है। तो पहला जो दुकानदार है वो प्रतिशत लाभ की गणना लागत मूल्य पर करता है, तो ठीक किया। लेकिन दूसरा जो बोला गया कि दूसरा व्यापारी ने विक्रय मूल्य पर गणना किया, जो कि गलत है। ठीक है, आगे जरा देखा जाए। दोनों मतलब गलत है, मतलब सवाल गलत नहीं है, सवाल ठीक है, मतलब उसका तरीका गलत है। दोनों ने 3760 रुपया में अपनी अपनी वस्तुएं बेची। इससे आप एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि दोनों ने 3760 रुपया में वस्तु को बेच रहा है, इसका मतलब दोनों का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए? विक्रय मूल्य समान होना चाहिए। अच्छा, वस्तुएं बेची तथा दोनों ने 17.5% लाभ कमाने का दावा किया, उनके द्वारा अर्जित शुद्ध लाभों में अंतर क्या होगा? देखिए ध्यान दिया जाए। एक पहला दुकानदार है, एक दूसरा दुकानदार है। पहला का भी कुछ सीपी होगा, इसका भी कुछ एसपी होगा। क्लियर है जी? सीपी और एसपी। आपको बस अनुपात क्रिएट कर लेना है कि पहले दुकानदार का सीपी से एसपी का अनुपात क्या है और दूसरे दुकानदार के लिए सीपी से एसपी का अनुपात क्या है। और नियत राशि में दिया हुआ है कि जो प्रत्येक का विक्रय मूल्य है वो कितना है? 3760 रुपया। बाकी जो भी पूछा गया सवाल आसानी से निकल जाएगा। तो सीपी और एसपी का अनुपात लगाने के लिए एक ही चीज आपके पास है, जो देखिए यहाँ पर दिख रहा है। दोनों ने कितना लाभ कमाने का वादा किया है? 17.5%। इसको जरा फ्रैक्शन में चेंज करिए ना। कितना? 7/40। यानी पहला दुकानदार भी कहेगा कि हम 7/40 का लाभ कमा रहे हैं और दूसरा दुकानदार भी कहेगा कि हम 7/40 का लाभ कमा रहे हैं। लेकिन पहला दुकानदार एकदम सही है, वो बोल रहा है कि हम लागत मूल्य का लाभ कमाएंगे, लागत मूल्य पर लाभ कमाएंगे। इसका मतलब पहले के लिए लगाइए कि पहला दुकानदार क्रय मूल्य का 7/40 लाभ कमाता है, यानी क्रय मूल्य कितना और लाभ कितना? 7। यानी पहले दुकानदार के लिए सीपी और एसपी की बात किया जाए तो सीपी 40 और एसपी कितना? 47। लेकिन जब दूसरा दुकानदार में जाइएगा तो ये फॉर्मेट चेंज हो जाएगा। दूसरा दुकानदार देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि दूसरा व्यापारी ने विक्रय मूल्य पर गणना किया। मतलब जो पहले के लिए पढ़ रहे थे कि क्रय मूल्य का 7/40 पहला व्यापारी कमाया, लेकिन दूसरा के लिए बोलना पड़ेगा विक्रय मूल्य का 7/40, क्योंकि वह लाभ की गणना किस पर कर रहा है? विक्रय मूल्य पर। तो दूसरे के लिए होना चाहिए विक्रय मूल्य का 7/40 लाभ कमाया दूसरा व्यापारी, यानी उसके लिए विक्रय मूल्य कितना और लाभ कितना? 7। तो क्रय मूल्य कितना? अरे 40 रुपया में यदि बेच रहा है, 7 रुपया का लाभ कमा रहा है, तो क्रय मूल्य 33 होना चाहिए। तो दूसरा व्यापारी जो है वो विक्रय मूल्य का 7/40 लाभ कमा रहा है, मतलब दूसरे व्यापारी के लिए विक्रय मूल्य कितना? 40, लाभ कितना? 7। तो क्रय मूल्य तो इससे कम ही होना चाहिए, कितना? 33। ये देखिए दोनों का अनुपात क्रिएट हो गया। अब जरा तो इसमें से कुछ मेंटेन करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंस करने के लिए बोला गया कि प्रत्येक व्यापारी जो है अपने वस्तु को 3760 रुपया में बेच रहा है, मतलब दोनों का जो विक्रय मूल्य है वो क्या है? समान। क्या यहाँ पर विक्रय मूल्य बराबर है? नहीं है, तो बराबर करना पड़ेगा। ऊपर में गुना कितना से? 40 से, और नीचे में गुना 47 से। ठीक है, नीचे में गुना 47 से। पूछ रहा है आपके सवाल कि बताइए उनके द्वारा अर्जित शुद्ध लाभों में अंतर क्या है?
देखिए ध्यान दिया जाए, एकदम कम से कम कैलकुलेशन में आप निकाल सकते हैं, गुना नहीं करवाएंगे आपसे, ठीक है। अब बताइए इसमें से 40 से गुना करेंगे तो 40 से यहाँ भी गुना हुआ होगा, और 47 से गुना, अच्छा इसका बताइए तो, अभी चुप रहिए, सुनिए पहले ध्यान से, ठीक है। देखिए ध्यान दिया जाए, यहाँ फट से बता दिया 1600। देखिए ध्यान दिया जाए, बोला गया है कि उनके द्वारा अर्जित शुद्ध लाभों का अंतर क्या होगा, मतलब इसका भी कुछ लाभ हुआ होगा और इसका भी कुछ लाभ हुआ होगा, तो इसका लाभ और इसका लाभ, इन दोनों में अंतर कितने का सवाल यही ना पूछ रहा है। तो पहले आप नियत राशि को रेडी रखिए, प्रत्येक का विक्रय मूल्य है कितना, 3760। हम लोग कहेंगे प्रत्येक का विक्रय मूल्य है कितना, 47 गुना 40, ठीक है। विक्रय मूल्य का तुलना विक्रय मूल्य से। अब जो सवाल पूछा गया बस वही को हम यहाँ पर गुना करने वाले हैं। सवाल पूछा गया कि दोनों के लाभों में अंतर कितना है, यानी इसका भी लाभ चाहिए और इसका भी लाभ चाहिए। अब बताइए कि यदि 40 से हम गुना नहीं कर रहे होते थे तब इसको लाभ कितना मिल रहा था, 7। और जब 40 से गुना करिएगा ना, तो जो संख्या में 40 से गुना करिएगा तो 7 में भी 40 से गुना हो जाएगा। तो डायरेक्ट यहाँ पर लिखिए कि यहाँ जो लाभ होने वाला है इसको, ये होने वाला 7 गुने कितना, 40। यहाँ बताइए लाभ कितना हो रहा था, कितने का, 7 का लाभ हो रहा था। अब बताइए 47 से गुना कर देगा तो क्या हो जाएगा, 7 गुना 47, यानी इसको लाभ हो रहा है 7 गुना 40, इसको लाभ हो रहा है 7 गुना 47, दोनों के लाभों के बीच का अंतर चाहिए। तो यहाँ पर 40 को 7 है और यहाँ पर 47 को 7 है, तो अंतर होना चाहिए 7 को 7। 7 को 7 का मतलब 49 से गुना करिए, आंसर आ जाएगा। सैतालीस से कर देगा 8 बार में। मिटा दिया जाए, आपस में बात मत करिए, जिनको दिक्कत हो रहा है यहाँ बोलिए, किसी को दिक्कत तो बोलिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो बोला जाए आगे। 235 देखा जाए, ध्यान दिया जाए, 235 ध्यान दीजिएगा इधर। अब लगता है बेईमानी वाला खत्म हो गया ना। देखा जाए, कोई किराना बेचने वाला दुकानदार गेहूं की 2 किस्मों को मिलाता है और 25% लाभ अर्जित करने के लिए मिश्रण को 28 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेच देता है। यदि गेहूं की पहली किस्म का क्रय मूल्य दूसरी किस्म के क्रय मूल्य से 2 गुना है और इसमें 2:3 के अनुपात में मिलाया गया है, तो सस्ते किस्म के गेहूं का प्रति किलोग्राम मूल्य ज्ञात करिए, ठीक है। ध्यान दिया जाए, अब यहाँ से क्या हो गया कि बेईमानी वाला खत्म हो गया, थोड़ा सा सवाल अब चेंज हो रहा है, ठीक है। अब इसमें आप एवरेज भी लगा सकते हैं। जैसे देखिए ध्यान दिया जाए, एक किराना जो है बेचने वाला दुकानदार जो 2 किस्म का गेहूं को मिलाता है और मिला करके 25% लाभ अर्जित करने के लिए मिश्रण को 28 रुपया में बेचता है। यदि मिश्रण को 28 रुपया में बेच रहा है, जो कि 25% लाभ उसमें इंक्लूड है, तो क्या यहाँ से मिश्रण का क्रय मूल्य निकाला जा सकता है। अरे 28 रुपए प्रति किलोग्राम बेचेगा तो लाभ कितना का होगा, 25%, साफ लिखा हुआ है। 25% लाभ अर्जित करने के लिए मिश्रण को 28 रुपए प्रति किलोग्राम बेचता है, ये क्रय मूल्य दिया हुआ। तो हम पहले आपको बोल रहे हैं कि मिश्रण का क्रय मूल्य निकाल लीजिए। तो 28 का तुलना कितना से, 125 से 100 से गुना करेंगे तो मिश्रण का क्रय मूल्य कितना, 25 पचे 25 सौ के 100, 28 सौ के 2 से गुना करिए ना, 2 से यहाँ से गुना करो, 4 दूना की 8, 28वां कितना होता है, मतलब 22.4, ये आपका मिश्रण का क्रय मूल्य आ गया, ठीक है। अब देखिए ध्यान दिया जाए, 2 किस्म का है, इसमें बोला गया कि गेहूं का पहली किस्म का क्रय मूल्य दूसरी किस्म के क्रय मूल्य से 2 गुना है। यहाँ पर एक लिख लेते हैं, पहला क्वालिटी वाला गेहूं है, एक दूसरा क्वालिटी वाला गेहूं है, ठीक है। दोनों में बोला है कि रेट जो है दुगना है, जबकि उनकी मात्रा के बारे में बोला गया है कि उन्हें 2:3 के अनुपात में मिलाया गया है, यानी पहला वाला का 2 किलो तो दूसरा वाला का 3 किलो। और मूल्य के बारे में बोला गया है कि देखिए यहाँ से गेहूं की पहली किस्म का क्रय मूल्य दूसरी किस्म से क्या है, 2 गुना है, यानी यहाँ का क्रय मूल्य 1 रहा होगा तो यहाँ का क्रय मूल्य कितना रहा होगा, 2 रहा होगा। ऊपर में क्वांटिटी है, नीचे में इसका क्या है, रेट है। आप साफ तौर पर देखिए कि दोनों किस्मों को मिलाने के बाद मिश्रण का क्रय मूल्य कितना बन रहा है, 22.4। अरे क्रय मूल्य दिया हुआ है ना। अब यहाँ से हम लोग भी कोशिश करें कि दोनों को मिलाने के बाद हम लोग के अनुसार से मिश्रण का क्रय मूल्य कितना हो रहा है। तो आप यहाँ से एवरेज भी लगा सकते हैं, ऐसे वाला आना है तो इतना लेके आइए, और नहीं तो आप डायरेक्ट गुना कर सकते हैं।
2 किलो 2 रुपए प्रति किलो वाला 2 दूना 4, और यहाँ से कितना 3, 4 + 3 अब बटा कितना 5, यानी 4 3 7/5। ठीक है, इसको ज्यादा अच्छा रहेगा ना, ऐसे ही रहने दीजिए। देखिए 25 बचे, 25 चौके 100, यही ना था जी, 28 चौके 112/5। ये मिश्रण का क्या है, क्रयमूल है। हम लोग के हिसाब से मिश्रण में क्रयमूल कितना आ गया 7/5, तो 112/5 का तुलना कितना से 7/5 से। क्या पूछ रहा है, तो गेहूं का कौन वाला, सस्ते वाला, तो सस्ता यही ना हुआ, 1 रुपये प्रति किलो वाला है, ये 2 रुपए किलो वाला, तो सस्ता यही हुआ। तो सस्ते वाला का रेट चाहिए तो गुना कितना से, 1 से गुना करेंगे, आंसर आएगा 16। तीसरा का सवाल हुआ ना पहले, हुआ है, भूला गए। हो गया, और आगे भी, अच्छा ठीक है, एक और कौन बोल रहा है, तुझे मतलब बोल देंगे तब छोड़ देंगे, बोले रहने दे, खड़ा होके बोलना पड़ेगा। लेकिन कौन बोल रहा है, खड़ा होके बोलिए, रहने दीजिए। चलिए ठीक है, आइए अब कल आइए, अगले दिन आइए।